साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती का दिन है और इस जन्म जयंती के मौके पर मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और आज का जो कार्यक्रम कच्छ जिले के द्वारा राज्य स्तरीय विशेष प्रबोधन सम्मेलन का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के संदर्भ में आज यहाँ कई वक्ताओं के द्वारा अपनी बात आप लोगों के सामने रखी गई है। मैं आप लोगों के सामने इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए, कंक्लूडिंग स्पीच करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, गुजरात सरकार के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के द्वारा आज का कार्यक्रम करने के लिए पब्लिक प्लेस पर कार्यक्रम करने के लिए सरकार ने सर्कुलर निकालकर, आदेश निकालकर पाबंदी लगाई। इस पाबंदी को करने के पीछे हम ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जन्मदिन के मौके पर पहुंचनी नहीं चाहिए। ये खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस आदेश को निकालने के पीछे मकसद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि यदि हम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो सरकार को हम लोगों के ऊपर केसेस करने का कानूनी रूप से अधिकार उपलब्ध है। उसके द्वारा हमारे लोगों को अपने मकसद से डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है और इसे इस दृष्टि से मैं एक षड्यंत्र मानता हूं। तो हम लोगों ने योजना बनाई, प्लान बनाया। एक तो हम लोगों को कानून के दायरे में रहकर कार्य करने की हमारी कार्य प्रणाली है। उस कार्य प्रणाली के दायरे के अंदर रहकर ही हम अपना काम करते हैं। तो हमने अपना एक तरीका ढूंढ कर निकाला कि हम फिजिकली लोगों को इकट्ठा किए बगैर वर्चुअली हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम मनाएंगे। यदि हम फिजिकली इस कार्यक्रम को करते तो हो सकता है 4-5 हजार लोग या 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते, मगर आज जो कार्यक्रम वर्चुअली हम लोग कच्छ में गांधीधाम में कर रहे हैं,
और गांधीधाम और कच्छ के लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात यह है कि 14 अप्रैल का दिन आज तक हम लोगों ने गांधीधाम या कच्छ के लोगों के लिए ये कार्यक्रम इसके पहले हम लोग करते रहे। आज पहली बार वर्चुअली जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो इसे सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ये ऑल इंडिया में और इंडिया के बाहर इसको देखा जा रहा है, इसको सुना जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4-5 हजार या 10,000 लोग फिजिकली इकट्ठा होकर इसको देखते और सुनते, इसके बजाय कई लाख लोग जो है यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सारे देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसके माध्यम से हमने बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को रोकने वाले जो लोग हैं, भाजपा शासित जो राज्य है बीजेपी का गुजरात, उन्होंने इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचने के लिए जो रोक लगाने की कोशिश की थी, उस कोशिश को हमने इस तरीके से विफल कर लिया है। उनका इरादा जो था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा देश भर में या कच्छ के लोगों को नहीं पहुंचनी चाहिए, ये जो उनका इरादा था, वो इरादा हम लोगों ने पूरी तरह से विफल कर दिया है, क्योंकि सारे देश भर के लोगों को ये आवाज हम लोग पहुंचा रहे। तो ऐसा पहुंचाकर हमने गुजरात सरकार का जो इरादा था, षड्यंत्र था कि बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हमने इस मकसद को फेल कर दिया है, उनके इरादों को असफल कर दिया है और ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। सारे देश और दुनिया में ये आवाज सुनी जा रही है आज के कार्यक्रम की। इस वजह से बहुत सारे लोगों को शायद गांधीधाम कहाँ है ये मालूम नहीं होगा, मगर आज गांधीधाम का नाम भी सारे देश और दुनिया में रोशन हो गया है। और यदि हम लोग गांधीधाम में फिजिकली ये कार्यक्रम करते तो केवल गांधीधाम के ही लोगों को गांधीधाम का नाम और बाबा साहब का नाम मालूम होता, उनका विचार मालूम होता। मगर वर्चुअल कार्यक्रम से हम लोग सारे देश में और दुनिया में इसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और इस तरह से हम लोग हमारे मकसद में सफल है और दुश्मन के मकसद को फेल करने में कामयाब है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था जो अभी मैंने आपके सामने कही। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो जन्मदिन है, हम लोगों ने ये निर्णय किया कि बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन 1,01,000 सेंटर पर मनाया जाएगा। 1,01,000 सेंटर पर, यानी 101,000 जगह पर। ये संगठित रूप से मनाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1,01,000 जगह पर जो कार्यक्रम हमने करने का ऐलान किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन लोग नहीं मनाते, मनाते, सारे देश भर में मनाते हैं, बड़े पैमाने पर मनाते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर मनाते हैं कि कम से कम 40-50 करोड़ रुपया हमारे लोग इस पर खर्चा करते हैं हर साल, और ये लगातार इसका आंकड़ा बढ़ ही रहा है।
अगले साल इससे ज्यादा हो सकता है। तो इतने बड़े पैमाने पर सारे देश भर में लोग मनाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर मनाने के बावजूद भी हम लोग 1,01,000 जगह पर मनाने का निर्णय क्यों किया? तो ये जानना और समझना जन्मदिन के मौके पर बहुत जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन जो मनाने वाले लोग हैं वो सारे देश भर में ढोल धमाका बजाते हैं, डीजे लगाते हैं। लाउड स्पीकर में और डीजे में फर्क ये होता है कि लाउड स्पीकर से भी बहुत ज्यादा आवाज डीजे का होता है, बहुत ज्यादा जोर से आवाज होता है और जोर जोर से वो बजाते हैं और फिर वो बजाने के साथ साथ उसके सामने नाचते हैं। दिन भर नाचते हैं 14 अप्रैल को हमारे लोग। और नाचने की वजह से स्वाभाविक है थकान आती है, हमारे लोगों को थकान आती है। तो थकान ना आए इसलिए थोड़ी थोड़ी दवा भी ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दवा भी ले लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही जानता, मगर आप लोग हंस रहे तो इसका मतलब है आप लोगों को भी जानकारी हो गई है, ऐसा लग रहा है। और फिर दूसरे दिन दिन भर आराम करते हैं और शाम को फिर जागते हैं और जागने के बाद फिर संकल्प करते हैं इसी तरह से ढोल धमाका अगले साल लगाऊंगा, डीजे लगाऊंगा, नाचूंगा, थोड़ी सी दवा अगर ज्यादा निधि मिल गया तो ज्यादा ले लूंगा और ऐसा ही दोबारा अगले साल मैं जन्मदिन मनाऊंगा, ऐसा ही जैसे मनाया। संकल्प करते हैं। इसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कोई फायदा होता है ऐसा दूर दूर तक देखा नहीं गया। बाबा साहब अंबेडकर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका कोई फायदा होता है ये नहीं देखा गया। उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में कोई फायदा होता है ऐसा नहीं देखा गया। उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने में कोई फायदा हो रहा है ऐसा भी नहीं देखा गया। उनके कार्यक्रमों को गति देने के लिए कोई फायदा हो रहा है ऐसा नहीं देखा गया। कुल मिलाकर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई फायदा हो रहा है ये तो बहुत दूर की बात है। एक जन्मदिन मनाने वाली कमेटी का दूसरे जन्मदिन मनाने वाले कमेटियों के साथ आपस में कोई कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन तो दूर की बात है, परिचय भी नहीं होता है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि इससे बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी कोई फायदा हुआ नहीं। जन्मदिन का मनाने का शोरगुल हर साल बढ़ रहा है मगर आंदोलन का शोरगुल जो आगे बढ़ना चाहिए उस अनुपात में बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात का बाबा साहब अंबेडकर को भी अंदेशा था। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन काल की बात बताता हूं। बॉम्बे में बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए कुछ लोग बाबा साहब अंबेडकर के ही पास गए और बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आपका हम जन्मदिन मना रहे हैं
आप अपने ही जन्मदिन में बोलने के लिए आइए। बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको मना किया कि मैं विभूति पूजा नहीं मानता हूं, हीरो वर्शिप जो है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। और इसलिए मैं तुम्हारे कार्यक्रम में आने वाला नहीं हूं। लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया, जब लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको कहा, एक शर्त है, अगर तुम मान लेते हो तो फिर मैं आऊंगा। ये क्या शर्त है? लोगों ने पूछा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, अगले साल अगर तुम इसी तरह से आ गए तो फिर मैं आने वाला नहीं हूं, इस शर्त के साथ आने के लिए राजी हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर उस शर्त के साथ वहां गए और वहां जाकर उन्होंने उनको कहा कि मेरे नाम का जय जयकार करने से ज्यादा मैंने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, उस मकसद को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी कि लोग मेरे नाम का जय जयकार बहुत कर रहे हैं और इससे पतन होगा, हमारे समाज का आंदोलन का पतन होगा। ये बात देखकर, ये बात सोचकर बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को चेतावनी दी कि मैंने जिस मकसद के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, उस मकसद के लिए, उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। अब मकसद के लिए जान की बाजी लगा दो तो बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन पर लोगों को, जो नाचने वाले लोग हैं, जो दिन भर उनके जन्मदिन पर नाच गाना करते हैं, क्या उन लोगों को हमारे महापुरुषों के मकसद के बारे में कोई जानकारी है? क्या उनके आंदोलन के बारे में कोई जानकारी है? अगर हम इसका बहुत केयरफुली अध्ययन करें तो उनके मकसद के बारे में उनको सही किस्म की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोई आंदोलन के बारे में उनको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं इसके बारे में जो 1,01,000 जगह पर कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें सारे देश भर में उस मकसद के बारे में, उस आंदोलन के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, ताकि लोग नाचने गाने का काम करने के बजाय उस मकसद को जान ले और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए काम करे। तो मैं उस मकसद के बारे में, जिसके बारे में लोग सही तरीके से जानते नहीं है, वो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष हुआ हमारे इस महापुरुषों के आंदोलन में। 108 साल का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को जानना समझना बहुत जरूरी है। 1848 को ज्योतिराव फुले की उम्र केवल 21 साल की थी और ज्योतिराव फुले अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए तो जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने देखा ज्योतिराव फुले माली जाति के, ओबीसी के, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वो ब्राह्मण के शादी में आए और बराबरी हमारे लोगों की करे। तो इसलिए ब्राह्मणों ने वहां संगठित होकर ज्योतिराव फुले को
शादी के बाहर निकाल कर खदेड़ दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जती की। इस बात का ज्योतिराव फुले के मानी और स्वाभिमानी मन पर बहुत ज्यादा गहरा आघात हुआ, और जब गहरा आघात हुआ तो उन्होंने इस पर मंथन किया, चिंतन किया, और मंथन और चिंतन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस देश में एक व्यवस्था चल रही है, गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है, असमानता को मानने वाली व्यवस्था चल रही है, और ये व्यवस्था इंसान का स्वयंभू जो मूल्य है उसको नहीं मानती। इंसान किस जाति में पैदा हुआ है उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करती है, और इस वजह से मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। मेरे पुरखे थे, उनके साथ भी मेरी तरह भी ऐसा ही व्यवहार हुआ होगा, और यदि मैं इस व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करता हूं, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करता हूं, तो आने वाली नस्लों के लिए भी ये ऐसा ही अपमान होता रहेगा। ज्योतिराव फुले ने ऐसा सोचा, और ऐसा सोचकर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। तब उनकी उम्र 21 साल की थी। तो 21 साल की उम्र का जो नौजवान होता है उसको प्रेरणा की जरूरत होती है, किसी न किसी बड़े व्यक्ति के प्रेरणा की जरूरत होती है। तो ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ग्रहण की, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा में 18 पगड़ जातियों को इकट्ठा किया, शूद्रों अति शूद्रों को इकट्ठा किया। शूद्र यानी पिछड़े वर्ग, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म के अनुसार जिन्हें शूद्र कहा गया है वो ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और अति शूद्रों में अछूत है, आदिवासी है, और घुमंतु जाति के लोग हैं। ये 3 प्रकार के लोग हैं। पिछड़े वर्ग के लोग वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के शूद्र है, और ये जो 3 अछूत, आदिवासी और नॉमेडिक टाइप के लोग हैं, घुमंतु लोग हैं, ये जो घुमंतु जाति के लोग हैं, ये घुमंतु जाति के लोग ये वर्ण बाह्य है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, ये एक आउटकास्ट है। इनके 18 पगड़ जातियों को इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी फौज तैयार की, सेना तैयार की, और इस फौज के आधार पर उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया, रैयत का राज्य स्थापित किया, सामान्य लोगों का राज स्थापित किया, बहुजनों का राज स्थापित किया। इससे ज्योतिराव फुले ने प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेकर अपना काम शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। ज्योतिराव फुले शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे। जो घटनाएं हमें दिखाई देती है उसके आधार पर उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ग्रहण की, और फिर शूद्रों और अति शूद्रों को जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इकट्ठा किया था, उसी सिद्धांत को आधार लेकर ज्योतिराव फुले ने भी शूद्रों और अति शूद्रों को इकट्ठा करने का काम किया, और एक आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन वो जगाने का काम लगातार करते रहे महाराष्ट्र में, और 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फुले ने इस कार्य को संगठित रूप से करने का निर्णय किया, और इसके लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 24 सितंबर 1873।
और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने संगठित रूप से इस काम को करने की योजना बनाई। मैं ये सारी बातें विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं या साधारण लोग हैं जिनको मैं संबोधित कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि वो लोग हमारे पुरखों का आंदोलन जाने, उनका मकसद जाने और मकसद और आंदोलन को जानकर उसी तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नाच गाने करने से आप नचैया बन सकते हो, आजाद मुक्त नहीं हो सकते। तो ये करना बहुत जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने जब संगठित रूप से इस आंदोलन को करने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने लोगों को यह बात समझाने का प्रयास किया। गुलामगिरी किताब में उन्होंने लिखा, जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, और जब तक अवसर है तब तक शूद्र और अति शूद्र लोगों को जागना चाहिए, जल्दी से जल्दी जागना चाहिए और जागकर ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल कर लेनी चाहिए। ज्योतिराव फुले के समय में जब वो उम्र के 30 साल के थे तब 1857 को इस देश में अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऐसा इतिहास ब्राह्मण लोग लिखते हैं, मगर ज्योतिराव फुले ने कहा यह भट्ट पांडे लोगों का, ब्राह्मणों का विद्रोह था, इसका शूद्र अति शूद्र बहुजन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। यह बात ज्योतिराव फुले ने लिख कर रखी। ज्योतिराव फुले ने इस आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने के लिए इनकार किया। केवल इनकार नहीं किया, उस आंदोलन में वो खुद इसमें शामिल नहीं हुए, अपने लोगों को भी शामिल होने से मना किया। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 1857 के बाद 1860 को ये आंदोलन अंग्रेजों ने विफल कर दिया, क्योंकि ये जनता का आंदोलन नहीं था, ये रजवाड़ों का आंदोलन था और ब्राह्मण तात्या साहब टोपे और बहादुर शाह जफर जो मुगल खानदान का आखिरी राजा था, इनके साथ मिलकर ये विद्रोह किया गया था। अंग्रेजों ने देखा यह आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं है, इसलिए इस आंदोलन को कुचलने में उन्होंने देर नहीं लगाई। जब ये जनता का आंदोलन नहीं तो बहुत आसानी से कुचला जा सकता है, कुचल दिया और कुचल कर अंग्रेजों ने कंपनी राज समाप्त कर दिया और डायरेक्ट अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। पहले इस देश में कंपनी का राज था। उस कंपनी राज के जगह अंग्रेजों ने टेक ओवर किया और 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता भारत में लागू किया। पहली बार भारत में ब्राह्मणों की जो मनुस्मृति नाम की संहिता थी, उससे अलग अंग्रेजों ने अपनी भारतीय दंड संहिता शुरू की और ये दंड संहिता इक्वलिटी बिफोर लॉ पर खड़ी थी। मनुस्मृति की संहिता इक्वलिटी बिफोर लॉ पर खड़ी नहीं थी और उसमें एक बात और प्राविधान था, राज्य के विरोध में जो विद्रोह करेगा वो राजद्रोह करेगा और उसको फांसी की सजा या तो आजीवन कारावास होगा। इसकी वजह से ब्राह्मण बहुत डर गए
और 1860 से लेकर 1875 तक चुप, एकदम चुप रहे। मगर 1875 को राजकोट के टंकारा गांव से दयानंद सरस्वती, जिसका नाम ब्राह्मण का अलग था, वो नाम बदलकर दयानंद सरस्वती बना और बॉम्बे आकर, क्योंकि बॉम्बे प्रोविंस उस समय गुजरात का ही हिस्सा था, तो गुजरात भी बॉम्बे प्रोविंस में था, ये भी इलाका था, बड़ा राज था सयाजीराव गायकवाड़ का। ये छोड़कर बॉम्बे प्रोविंस जो है वो एक अलग था, सयाजीराव गायकवाड़ का राज अलग था। तो इस तरह से बॉम्बे प्रोविंस में दयानंद सरस्वती गए और वहां उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की स्थापना नहीं की। क्योंकि दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि हिंदू मुसलमान की दी भी गाली है, और है, रिकॉर्ड में है। जो भी डिक्शनरियां ब्राह्मणों ने लिखी उस डिक्शनरियों में लिखा हुआ है, और वो डिक्शनरियां हमारे पास है। अगर ब्राह्मण ने उसमें से निकाल भी दिया होगा तो पुरानी डिक्शनरियां हमने रिकॉर्ड में रखी हुई है। हाँ, और सत्यार्थ प्रकाश में भी ये लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, और ये गाली हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बात दयानंद सरस्वती ने कही, इसका मतलब है दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण हिंदू शब्द का विरोधी था। जब 1875 को आर्य समाज की स्थापना की तो ब्राह्मण दूर से देख रहे थे कि अब अंग्रेज इसको पकड़ेंगे और इसको फांसी की सजा सुनाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी डर के मारे ब्राह्मण 10 साल तक राह देखते रहे, और 1875 से लेकर 1885 10 साल राह देखा, और देखने के बाद फिर नासिक में नहीं, बॉम्बे में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उस समय की भाषा में नेशनल कांग्रेस को मराठी में और हिंदी में राष्ट्रीय सभा कहा जाता था, राष्ट्रीय सभा। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने करने के बाद ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से मना कर दिया, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, ये भट्ट ब्राह्मणों की सभा है, मैं इसमें जाने वाला नहीं हूं। रिकॉर्ड करके रखा तो हमारे जैसे लोगों को पढ़ने को मिला, इतिहास लिखा हुआ एविडेंस के साथ हमें जानकारी मिली। और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। केवल इनकार ही नहीं किया, उन्होंने एक सिद्धांत बताया। कांग्रेस के लोग इस बात का प्रचार करते थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करनी होगी। ज्योतिराव फुले ने इस सिद्धांत को इनकार किया। यह सिद्धांत गलत है। कैसे गलत है? ज्योतिराव फुले ने लोगों को समझाया कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो ब्राह्मण आजाद थे, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो ब्राह्मण आजाद थे।
और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। तब अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। यानी अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम हो गए, ये सिद्धांत गलत है। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले ही हम गुलाम थे और हम गुलाम ब्राह्मणों के थे। इसलिए कांग्रेस के द्वारा जो सिद्धांत प्रचार में लाया जा रहा है, ज्योतिराव फुले ने अपने लोगों को समझाया कि यह सिद्धांत ही गलत है। यह सिद्धांत क्या गलत है कि अंग्रेज के आने के बाद हम सब भारतीय लोगों को गुलाम बनाया, गलत बात है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने हमारे लोगों की तरफ देखा तो उनको पता है ये तो पहले से ही गुलाम है, ये तो पहले से ही गुलाम है। तो अंग्रेजों ने सोचा ब्राह्मण हमारे गुलाम और शूद्र अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम, ये दोहरी गुलामी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इंडियन पीनल कोड, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू किया। सभी लोगों को शिक्षा के दरवाजे खोलने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। तो मिलिट्री में शूद्र अतिशूद्र लोगों को अंग्रेज लोग भर्ती करते थे, उनके बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन था। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता मिलिट्री में थे, इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का अवसर मिला। तो ये कहा जा सकता है कि जो पलासी की लड़ाई है, उस पलासी की लड़ाई ने बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया। अगर अंग्रेज जीत नहीं गए होते, पलासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और ये अंग्रेजों के जीतने से भारत गुलाम हो गया। अंग्रेजों के जीतने से भारत गुलाम हो गया, मगर अंग्रेजों के जीतने से अंबेडकर का निर्माण हुआ। बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। अंबेडकर का निर्माण हुआ तब तो हम बोल रहे हैं, तब तो हमारा निर्माण हुआ। मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बातें जो है थोड़ी समझ में आ जाए। जय जयकार करना अलग बात है, ये जो बात कह रहा हूं इसको समझना दूसरी बात है। गुलामी चाहे अंग्रेजों की हो, गुलामी चाहे ब्राह्मणों की हो, दोनों गुलामियां खराब है। मगर अंग्रेजों के गुलामी ने बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया, ज्योतिराव फुले का निर्माण किया। 1818 को पेशवा राज समाप्त हो गया, 1818 को, और उसके 9 साल बाद ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। पेशवा राज का खात्मा होने के 9 साल बाद, अंग्रेजों का राज भारत में आने के बाद 9 साल बाद ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। और ज्योतिराव फुले का आंदोलन पनपा, वो भी अंग्रेजों के राज में पनपा। ये भी हिस्टोरिकल बात हम लोगों को जानने की और समझने की है। और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने यह सिद्धांत स्वीकार किया और इस सिद्धांत का प्रचार किया कि अंग्रेजों के आने के पहले ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। अंग्रेज बाद में आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, और जब अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया तब ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए और हम गुलामों के गुलाम हो गए। हम गुलाम नहीं थे, गुलामों के गुलाम थे। इसलिए ज्योतिराव फुले के सामने यह संकट था कि हम अंग्रेजों की गुलामी समाप्त करें या ब्राह्मणों की गुलामी समाप्त करें। तो इमीडिएट स्लेवरी ब्राह्मणों की थी, उस स्लेवरी के बाद अंग्रेजों की गुलामी थी।
पहले ब्राह्मणों की गुलामी थी। तो ज्योतिराव फुले ने निर्णय किया कि यदि मैं ब्राह्मणों के आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी लेता हूं तो अंग्रेज आजाद हो जाएंगे, मेरी मदद से, मेरे समर्थन से अंग्रेज चले जाएंगे और ब्राह्मण आजाद हो जाएंगे। और अगर ब्राह्मण आजाद हो गए तो ब्राह्मणों के आजाद होने के बाद क्या वो लोग हमारे लोगों को आजाद करेंगे? ये सवाल ज्योतिराव फुले ने अपने मन के सामने खड़ा किया और इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। ब्राह्मण हमें आजादी देने वाले नहीं है और इसलिए हमें पहले ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का काम करना चाहिए। इसलिए ज्योतिराव फुले ने ये निर्णय किया। ये निर्णय है आधुनिक भारत में परिवर्तन लाने का। अगर ज्योतिराव फुले ने इतना दूर तक असर करने वाला फैसला नहीं किया होता तो बाबा साहब आम्बेडकर को राह नहीं मिलती। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राह पकड़ी वो ज्योतिराव फुले ने निर्धारित जो रास्ता था उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। तो इस तरह से बाद में 1922 तक ज्योतिराव फुले 1890 तक यानी कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल तक जीवित थे, मगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। 1890 को ज्योतिराव फुले का मृत्यु हुआ। कांग्रेस की स्थापना होने के 5 साल तक जीवित थे, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग कांग्रेस के पीछे चक्कर काटते रहते हैं, उन गधों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने महापुरुषों से प्रेरणा लो, जिनके आंदोलन की बदौलत हम लोगों को हक और अधिकार मिले। जो लोग पिछलग्गू बनकर रहते हैं उन लोगों के लिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को खास तौर पर यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज के मौके पर यह अवसर है लोगों को बात समझाने का। छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन भी ज्योतिराव फुले के लाइन पर ही था, वो भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए थे कि आपके जैसे लोकप्रिय राजा अगर आंदोलन में शामिल होते हैं तो आजादी जल्दी मिलेगी। तो शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को कहा, तिलक महाराज, मेरे जैसे राजा को आप ब्राह्मण लोग जिस तरह का व्यवहार करते हो, राजा होने के बावजूद भी तुम ब्राह्मण लोग जिस तरह से मेरे साथ, राजा होने के बावजूद भी व्यवहार करते हो मेरे साथ, मेरी प्रजा का क्या होगा जब तुम्हारा राज आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हो। शाहू महाराज ने भी उसी रास्ते पर अमल किया और वो राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी बनाना का उन्होंने सारा प्लान बनाया था। वो प्लान लीक हो गया। वो प्लान संभवतः जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अंग्रेजों ने ही लीक किया और अंग्रेजों की वजह से छत्रपति शाहू महाराज का अपघात में निधन हो गया। वो बीमार नहीं थे, फिर भी उनका निधन हो गया और अंग्रेजों ने एक सीक्रेट रिपोर्ट अंग्रेजों को लंदन में भेजा। उस सीक्रेट रिपोर्ट में ये लिख कर लिखा कि शाहू महाराज का मृत्यु घातपात से हुआ है। तो शाहू महाराज का भी जो रास्ते पर चल रहे थे तो उससे हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, उस आंदोलन को सीखने की जरूरत है। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल तक आंदोलन चलाया। तो 1916 से 1927 तक उनका एक पहला फेज है। इस फेज में बाबा साहब आम्बेडकर क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों को, जो इस समाज के नेता थे, उनको वो मांग कर रहे हैं कि हमें
बराबरी के अधिकार दो। और इसी के तहत उन्होंने चौधार तालाब का सत्याग्रह किया। ब्राह्मणों ने उनके लोगों की बहुत पिटाई की। चौधार तालाब के सत्याग्रह में उनके लोगों की बहुत पिटाई की। पिटाई करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आया कि ये पाषाण की तरह, पाषाण यानी पत्थरों से भी बहुत सख्त जो पत्थर होता है उसको पाषाण बोलते हैं, ये पाषाण की तरह है। जो ब्राह्मणों का बनाया हुआ समाज है ये पाषाण की तरह है, ये सख्त पत्थर है। अगर हम उस पत्थर पर अगर अपना माथा टकराने का काम करें तो पत्थर का नुकसान होने वाला नहीं है, हमारे ही माथे का नुकसान होने वाला है। इसलिए हमें कोई और रास्ता तलाशना होगा आगे बढ़ने का। और उन्होंने 1930 को कालाराम मंदिर का सत्याग्रह उस रणनीति को अमल करने के लिए घोषित किया। और उस कालाराम मंदिर के सत्याग्रह को जो बाबा साहब आम्बेडकर ने शुरू किया था, उसमें उन्होंने अखबारों को एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा तो आज के लोगों को पढ़ने की, जानने की, समझने की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उनके अखबारों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बयान दिया आंदोलन शुरू करने के पहले कालाराम मंदिर का, हम हिंदू हैं, हम हिंदू है। जिस तरह से दूसरे हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, उसी तरह से अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। और आंदोलन शुरू हो गया। कालाराम मंदिर के ट्रस्टियों ने आंदोलनकारियों पर पत्थरे फेंके, सर फोड़े, बाबा साहब आम्बेडकर को भी पत्थर लगा। और इस तरह से पत्थर खाए हुए जो लोग थे उनको वो मैदान में लेकर गए। मैदान में लेकर जाने के बाद सारे लोग लहूलुहान थे, पत्थर खाए हुए थे, लोहा गर्म था और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का उन्होंने देखा समय आ गया है। तब उन्होंने कहा यदि हम हिंदू होते, पहला बयान था हम हिंदू हैं, दूसरे हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। जब पत्थरे खाने के बाद लोहा गर्म था, मैदान में लोग बैठे थे और बाबा साहब ने कहा यदि हम हिंदू होते तो कालाराम मंदिर में जाके दर्शन करने का हमें अधिकार होता। कालाराम मंदिर में जाके दर्शन करने का हमें अधिकार नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है हम हिंदू नहीं है। तो आज से मैं ऐलान करता हूं कि ये जो तरीका था, ये जो रास्ता था, पहले मैं कहता था, बाबा साहब ने कहा पहले मैं कहता था अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और इस कलंक को धोने की जिम्मेदारी सभी हिंदुओं की है, ऐसा मैं कहता था। मगर अब मैं ये नहीं कहना चाहता। अब मैं कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है। अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और उसको धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। जिनके नरदेह पर ये कलंक लगा हुआ है, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है और उनको ये धोना होगा।
दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज से हम हमारा रास्ता अलग करते हैं अब दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो पत्थर के मानिंद समाज है, इसको हम अपना सर मारेंगे, अरे हमारे सर का नुकसान होगा, पत्थर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस पत्थर में कोई पत्थर पसीजने वाला नहीं है, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, हमें अपना दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इतने में 3 मार्च 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसका लेटर बाबा साहब आम्बेडकर को आया और वो लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन के लिए जब रवाना हो गए, जब बाबा साहब आम्बेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए तो वहां गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। वो कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम आना था वो नहीं आ पाया। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और बाबा साहब आम्बेडकर की मांग का उन्होंने विरोध किया और गांधी जी ने कहा, यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते हैं, अगर वो मुझे आजादी देना चाहते हैं तो उस आजादी में अछूतों को क्या अधिकार देना है और क्या अधिकार देना नहीं है वो हम निर्धारित करेंगे, उनको हम निर्धारित करेंगे, अंग्रेज नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने उन्होंने ये बात कही। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया और गांधी जी की एक एक करके सारी दलीलें उन्होंने काउंटर की। अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार किया और जब स्वीकार हो रही थी तो गांधी जी ने मीटिंग को कुछ देर के लिए स्थगित करने की मांग की। स्थगित मीटिंग हुई। रात में मुसलमानों का जो डेलीगेशन था उसका नेतृत्व मौलाना शौकत अली कर रहे थे। मौलाना शौकत अली को गांधी जी ने अपने यहां खाने के लिए बुलाया और मौलाना शौकत अली को खुश करने के लिए जो खाना खिलाया जाना चाहिए मुसलमानों को वो भी खिलाया। और बाद में गांधी जी ने उनके सामने प्लेन पेपर पर लिखा कि आपकी जो भी मांगे है मंजूर है, नीचे साइन कर देता हूं, आपको जो मांगना है मांगो। मुसलमानों के नेताओं को बड़ी हैरानी हुई, ये बनिया आदमी लेना जानता है देना नहीं जानता, ये इतना दरिया दिल कैसे हो गया। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी इस दरिया दिली के बदले मुसलमानों को क्या करना होगा। तो गांधी जी ने कहा कुछ ज्यादा करना नहीं होगा, कल मीटिंग होगी, डॉक्टर आम्बेडकर जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध करना होगा, बस और कुछ नहीं। मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को नमस्कार किया और सीधे बाबा साहब आम्बेडकर जहां रुके थे वहां गए और बाबा साहब आम्बेडकर को बता दिया कि गांधी जी ने ऐसा षड्यंत्रकारी प्रस्ताव हमारे सामने रखा। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी को चेतावनी दी कि अगर गांधी जी इसी तरह से षड्यंत्र हमारे लोग के विरोध में करते रहे तो दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करने को हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे कमर के ऊपर कपड़ा था नहीं और घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं था, तो बाबा साहब आम्बेडकर को गांधी जी को नंगा करने को ज्यादा परिश्रम बहाने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरे दिन मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले राजा और रेमसे मैक्डोनाल्ड ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप जिस मकसद के लिए आपने मीटिंग स्थगित की थी क्या वो काम हो गया? वो काम तो किया ही नहीं, षड्यंत्र करने के लिए गांधी ने इस्तेमाल किया। जब गांधी ने षड्यंत्र करने के लिए इस्तेमाल किया तो वो विफल हो गए और फिर अंग्रेजों ने अपना प्रस्ताव आगे बढ़ाया। गांधी ने उस पर साइन किया, बाबा साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया और कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को घोषित हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मांगी हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मंजूरी मिली। भारत के 2-2.5 हजार साल के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व घटना घटित हुई
उस समय बाबा साहब अंबेडकर की उम्र केवल 41 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, केवल 41 साल की उम्र थी। और इस 41 साल के उम्र में बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ यह है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने के पहले अछूतों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था कि अछूतों का भविष्य क्या हो, इसका निर्णय करने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में था। मगर 17 अगस्त 1932 को अछूतों के भविष्य का निर्णय करने का अधिकार अब ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहेगा। अछूतों के लिए सेपरेट चुनाव क्षेत्र होगा और उस चुनाव क्षेत्र में अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनने के अधिकारी होंगे। इस तरह से अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से बाबा साहब अंबेडकर आजाद करने में सफल हो गए। गांधी जी 15 अगस्त 47 को आजाद हुए, मगर अछूत लोग ब्राह्मणों के गुलामी से 17 अगस्त 1932 को आजाद हो गए। 17 अगस्त 1932 अछूतों के आजादी का दिन था। इस आजादी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया, पुनः पैक्ट थोपा और फिर 1935 के एक्ट में उसको कानून बनाया गया। तो यह सारा षड्यंत्र इस बात को सिद्ध करता है कि यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में गांधी जी उपवास नहीं करते। मगर गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। इस उदाहरण से सिद्ध होता है। सेकंड इंडिया एक्ट के आधार पर 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में गांधी जी ने जो वादा किया था बाबा साहब अंबेडकर को कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अछूतों के विरोध में कांग्रेस कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, मगर कांग्रेस ने अछूतों के विरोध में कैंडिडेट खड़े किए और गांधी जी ने षड्यंत्र किया। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब में लिखा कि गांधी जी ने जेंटलमैन प्रॉमिस, एक सज्जन गृहस्थ का जो वादा है उसका वादे का उल्लंघन किया, तोड़ा, तो इससे लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार खत्म हो जाएगा, दलाल और भड़वे पैदा हो जाएंगे। ये सोचकर बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का ऐलान किया और 37 से 42 तक सारे देश भर में दौरा किए और नागपुर में 1942 को 18, 19, 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन को संपन्न होने के पहले ही बाबा साहब अंबेडकर को दिल्ली बुलाया गया और सेंट्रल में जो अंग्रेजों की वाइसराय काउंसिल की सरकार थी, उस सरकार में उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया और उसके साथ साथ 4 विभाग के मंत्रालय उनको दिए गए, लेबर, सिंचाई, सीपीडब्ल्यूडी और बिजली। 4 विभाग का कैबिनेट मंत्रालय है। अभी 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब अंबेडकर को दिया गया और जब उनको इतना सारा अधिकार मिला तो 13 अगस्त 1943 को पहला रिजर्वेशन का ऑर्डर, लोगों को यही मालूम है कि संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ, गलत बात है। 13 अगस्त 1943 को 8.33% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से ऑर्डर निकलवाया जब वो मिनिस्टर थे। मिनिस्टर वो जुलाई 42 को बने और 13वें महीने में 13 अगस्त 43 को उन्होंने 8.33 का रिजर्वेशन लागू किया। इसके विरोध में गांधी जी ने सोचा, जब बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी ने सोचा हमारे समस्त लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी
आजादी का शायद 75वां साल चल रहा है और देश नरेंद्र मोदी इसका 75 साल लोग मनाएंगे। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया, गांधी जी को लगा अरे 24 सितंबर 1932 को जिस आदमी को मैंने परास्त कर दिया था पुना पैक्ट, वो आदमी इतना ताकतवर हो गया कि राज्य की राजनीति तो छोड़ो, केंद्र की राजनीति में 4 मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि यदि इसी तरह से अंग्रेज भारत में रहेंगे तो इन लोगों को अधिकार देते रहेंगे, जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करनी होगी। जुलाई 18, 19, 20 जुलाई 1942 और 9 अगस्त 1942, 3 हफ्ते का समय, ज्यादा समय नहीं लगाया गांधी जी ने। 3 हफ्ते के समय के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरोध में। और गांधी जी ने सोचा कि मेरे अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ सकती, इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। और गांधी जी ने डू और डाई का नारा लगाया, करो या मरो, देशव्यापी हिंसा करने का आदेश दिया। 9 अगस्त 1942 को देशव्यापी हिंसा हुई। इतनी भयंकर हिंसा हुई कि अंग्रेजी अधिकारियों ने लंदन को रिपोर्ट भेजा। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो कभी भारत के आजादी के बारे में बातचीत करने के लिए राजी नहीं होते थे, मगर जब रिपोर्ट भेजा गया कि भारत का जितना रेवेन्यू मिलता है सारा का सारा रेवेन्यू अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा कर दिया जाए तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा। अगर लंदन से भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाया जाए तो फिर तो अंग्रेजों को लंदन से भारत में पैसा लाना पड़ेगा, हमको तो भारत से लंदन में पैसा लेकर जाना चाहिए। यदि लंदन से भारत में पैसा लाना पड़े फिर तो भारत को गुलाम बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। जब अंग्रेजी अधिकारियों ने ऐसा लिखा तो चर्चिल भी गंभीर हो गए और चर्चिल ने फिर अंग्रेजों को बोला कि इनके साथ वार्ता करो। आजादी पर वार्ता शुरू हुई। गांधी जी जेल में थे तो लॉर्ड वेवेल ने जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि आप तो हमें आजादी देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? तो वेवेल ने कहा हम तो देने के लिए अभी भी तैयार है, मगर क्या आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लासेस को और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो? संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार हो? गांधी जी ने लिखित जवाब दिया बिल्कुल नहीं। ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। कोई संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए। जब ये चिट्ठी गांधी जी को लॉर्ड वेवेल को मिली तो लॉर्ड वेवेल ने ये सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया। जो सीक्रेट पत्र व्यवहार था वो सारा का सारा सार्वजनिक हो गया और लोगों को मालूम हो गया कि आजादी का सारा केक अकेले ही गांधी जी खाना चाहते हैं और किसी और को कोई भी देना नहीं चाहते हैं। जब लोगों को यह मालूम हुआ तो मुसलमानों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया, दूसरे लोगों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने बड़ा
डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू किया। जब डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो गांधी जी ने और नेहरू जी ने सोचा, हम ब्राह्मण बनिया लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण बनिया लोग हैं, मुसलमान और मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों के सामने अपनी चमड़ी बचने वाली नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या किया जाए, ये गांधी जी और नेहरू जी ने सोचा। और फिर अंग्रेजों ने लंदन में दूसरा परिवर्तन हुआ, वहां लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने लॉर्ड वेवेल के लेवल को गवर्नर जनरल रखेंगे तो ये काम होगा नहीं, इसलिए लॉर्ड वेवेल को बदलकर माउंटबेटन को लाया गया और माउंटबेटन के माध्यम से 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाम भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया गया। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को, 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, मगर जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया। और नॉमिनेट करने के बाद ये सारा गुप्त सौदेबाजी हुई और इस गुप्त सौदेबाजी के तहत भारत का विभाजन करवाया गया और इस विभाजन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों का बलि दिया गया। जिन अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो उनको आजाद भारत में सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी, गांधी जी ने और नेहरू जी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया कि यदि अंग्रेज लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलोक्टेट देने के लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर हम भारत के टुकड़े करने के लिए आपको रजामंदी देते हैं। यानी एससी और एसटी के लोगों को अगर आप अधिकार देने के लिए मना करते हो तो हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना स्वीकार करते हैं। ये समझौता हुआ। इसका मतलब यह है कि इस देश का टुकड़े करने का निर्णय गांधी जी और नेहरू जी ने पसंद किया, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिकार देने के लिए मना कर दिया। इसके तहत 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना। इसलिए मैं कहता रहता हूं, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी है। कोई माने ना माने, मगर पाकिस्तान का राष्ट्रपिता गांधी जी ही है। भारत के पार्लियामेंट ने, भारत के संविधान सभा ने गांधी जी के इस भयानक कार्य के लिए उनको माफ नहीं किया और उनको राष्ट्रपिता मानने वाला प्रस्ताव पारित नहीं किया। उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने होम मिनिस्टर को पूछा, राजनाथ को, कि गांधी जी को कौन से तारीख को राष्ट्रपिता घोषित किया गया, बताया जाए। होम मिनिस्टर ने लिख के जवाब दिया, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं। गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने वाला कोई दस्तावेजी एविडेंस नहीं है, मगर पाकिस्तान बनाने का दस्तावेज उपलब्ध है। इसलिए दस्तावेज के आधार पर मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता पाकिस्तान का मानने के लिए तैयार हूं, कोई माने ना माने। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अधिकार का बलि दिया गया। जब बलि दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए, वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद
एक बड़ा दबाव पैदा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बयान दिया बॉम्बे आकर कि हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जिस संविधान को, जो संविधान हमारे लोगों को सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं, हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। जब ऐसा बयान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब नेहरू जी माउंटबेटन के पास गए और उनको कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बयान दिया, इसका कोई ट्रांसफर ऑफ पावर पर असर पड़ेगा क्या? माउंटबेटन ने कहा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसका रास्ता क्या है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तब तो जवाहरलाल नेहरू रियल प्रधानमंत्री बनते। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को पूछा क्या किया जाए। माउंटबेटन ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर से समझौता कर। ये सलाह लेकर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और गांधी जी को कहा कि माउंटबेटन का ये सलाह है, क्या किया जाए। गांधी जी ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ समझौता करना बहुत खतरनाक है। जवाहरलाल ने पूछा कैसे? जवाहरलाल तुम जानते नहीं हो, पूना पैक्ट के दौरान मरते मरते बच गया था। तुम अम्बेडकर को जानते नहीं हो, मैं ऐसा नजदीक बैठकर जानता हूं। तुमको तजुर्बा नहीं है, इसलिए अम्बेडकर के साथ समझौता करना, मोल तोल करना आसान काम नहीं है। वो केवल पढ़ाई लिखाई में ही बैरिस्टर नहीं है, दिमाग में भी बैरिस्टर है। फिर जवाहरलाल जी ने पूछा क्या किया जाए, अगर ऐसा है तो क्या किया जाए। तो गांधी जी ने जवाहरलाल को सलाह दिया ऐसा करो, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बना दो। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर को जैसा संविधान चाहिए वैसा वो लिखेगा। 99.99% संविधान सभा में बहुमत हमारा है। ड्राफ्ट लिखने का अधिकार हम अंबेडकर को दे रहे हैं। लिखा हुआ संविधान जैसे के वैसे मानने के लिए थोड़ी रजामंद होगी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना रहे कि लिखने का काम तुम करो, पास करने का काम तो हमारे पास ही है, बहुमत हमारे पास है। जितनी बातें हमारे लिए अनुकूल होगी उतनी पास करेंगे, जितनी बात अनुकूल नहीं रहेगी उतनी बात हम लोग पास नहीं करेंगे। और जितनी पास करेंगे उतनी 26 जनवरी 1950 के बाद फिर सरकार हमारी ही होगी, बहुमत भी हमारा ही होगा। जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है उस पर कितना अमल करना और कितना अमल नहीं करना ये हमारे ही नियंत्रण में है। जवाहरलाल जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवाहरलाल जी ने मन ही मन सोचा कि बुढ़हू साला गांधी बुढ़ा हो गया है मगर दिमाग अभी भी तेज है। और फिर जवाहरलाल जी ने वही किया। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा चाहिए वैसा बनाने की कोशिश की, पूरी तरह से तो सफल नहीं हुए, ऐसा उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा संविधान सभा के। मगर जो भी संविधान बना उसमें हमारे लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। पहली बात तो संविधान का प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करता है यह संविधान सभा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ध्यान रखो, मैं सब लोगों को जो बता रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं
अब आ गया बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन का मकसद आ गया। उनके जीवन का मकसद क्या था कि इस देश को, देश में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा समाज और ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित होगा, जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिए अपने अनुयायियों को वो कह रहे थे कि तुम भी इसको हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दो। और इसलिए ये बात खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल कास्ट को 15%, 7.5% आदिवासियों को और 52% ओबीसी के लोगों को भी अधिकार देने का जब प्रयास किया, उस अधिकार को देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अवरोध खड़ा किया कि आप अंबेडकर, आप अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादा से ज्यादा नेता हो, ओबीसी के नेता आप नहीं हो। ओबीसी के नेता गांधी जी है और गांधी जी ओबीसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे देने की। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, एक भी ओबीसी के आदमी को गांधी जी ने कांग्रेस का टिकट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि ओबीसी के लोग लायक नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस हाईकमांड में थे, मगर गुजरात के लेवा और कड़वा पटेल पाटीदार लोग आज भी मंडल कमीशन के ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं है क्या? शामिल है? तो खास बात समझा रहा हूं, तो ये अधिकार शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ओबीसी के लोगों को देने की कोशिश की, उसको सैबोटेज करने की कोशिश की। उनके कुछ नेता लोग थे, उनको घर में बुलाया, समझाया, संविधान सभा में मांग करो कहा, इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने उसको रोकने की कोशिश की और रिकॉर्ड में है, संविधान सभा के रिकॉर्ड में है। इसके बावजूद भी 340वां आर्टिकल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हो गए। और बाद में जब वो लेबर मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, जब लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, बाहर जाकर उन्होंने ओबीसी के लोगों का मामला खड़ा कर दिया आर्टिकल 340 के तहत। और उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बदौलत नेहरू को मजबूर होकर कालेलकर कमीशन नियुक्त करना पड़ा। बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह जानकारी नहीं है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, जानने वाले और जय जयकार करने वाले जो लोग हैं, वो भी उनको बताने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानना समझना बहुत जरूरी है, वो है फंडामेंटल राइट। अगर मनुस्मृति पढ़ो तो मनुस्मृति में सारे शूद्रों को मौलिक फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया है। मनुस्मृति ने वो सारे फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंक्लूड कर दिए। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट तो अछूत है, शूद्र नहीं है, तो अछूत है। तो शूद्रों के विरोध में जो मनुस्मृति में फंडामेंटल राइट वायलेशन कर दिए, खत्म कर दिए, उस फंडामेंटल राइट को चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह से डाल दिया। और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर, जो जो भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार थे, भारत के संविधान में विशेष बात बताना चाहता हूं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके सर पर बैठा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या किया मालूम है? ब्राह्मणों के बारे में क्या किया? ब्राह्मणों के बारे में लिखा, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। समझने की ये जो ड्राफ्टिंग है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता।
ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण केवल भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ब्राह्मण शब्द का कहीं पर भी संविधान में रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। खत्म कर दिया, विशेषाधिकार खत्म कर दिया। किसी भी राजा को राजा बनने के पहले ब्राह्मण के हाथों राज्याभिषेक करना पड़ता था। बाबा साहब आम्बेडकर ने यह अधिकार राष्ट्रपति को बहाल कर। राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है, हो सकता नहीं, दो दो बार हो गया। तो ये अधिकार सारे संविधान में उन्होंने किया। और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं, ये तमाम बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने वाले जो लोग हैं, इस मौके पर बताना चाहता हूं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो काम करना है, जय जयकार करने से तो नहीं होगा। फिर कैसे होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, स्वाभिमानी स्वावलंबी संगठन का निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी तो हमने 31 राज्यों में, 562 जिलों में, 4000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गांव में इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। कई भाषाओं में हमारे अखबार चल रहे हैं। 4 करोड़ रुपया तो हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं पर साल में खर्चा करते हैं। 2-3 बातें बता रहा हूं, बहुत सारे और काम हमारे पास है जो हम कर चुके हैं। और आने वाले समय में ये जो इतना बड़ा विशाल संगठन हमने बढ़ाया, मैं 19 साल की उम्र से अभी 64 साल की उम्र चल रही है, 44 साल से पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया और जगाकर एक राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति का निर्माण किया। इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण किया कि 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया, 2 बार भारत बंद किया और टेस्ट किया कि हमारा संगठन कितना विशाल हो गया है, उसकी कितनी बड़ी ताकत हो गई है। 2 बार भारत बंद किया, कामयाब हो गए। तो हमने इतना बड़ा जगाने का 44 साल काम किया, फिर संगठन निर्माण करने का काम किया। एक तो जगाने का, फिर संगठन निर्माण करने का, और अब जनशक्ति को जगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बड़ा परिवर्तन करना है। अगर देश में बड़ा परिवर्तन करना है तो अकेले संगठित शक्ति के बल पर नहीं होगा। संगठित शक्ति के साथ साथ जनशक्ति को जोड़ना होगा। विशाल जो हमारा संख्या का समाज है, सारे देश भर में फैला हुआ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जो विशाल समूह है, एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससी, एक्सट्रीम बैकवर्ड एससी, आदिवासी, नॉमिडिक ट्राइब, घुमंतो, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये जो तमाम प्रकार के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हमने इकट्ठा किया है। अब इस शक्ति का पूरे ताकत के साथ हमारे लोगों को चाहिए कि वो जनशक्ति का निर्माण करे। संगठन शक्ति और जनशक्ति मिलाकर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए जनशक्ति के निर्माण किए बगैर बड़ा बदलाव संभव नहीं है। इसलिए बड़ा बदलाव लाने के लिए गांव-गांव में जाना होगा। 6.5 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर आने वाले समय में हम लोगों को हमारा काम 10 साल में पूरा करना है।
केवल 10 साल। और जब 10 साल में हम 15 लाख बूथ तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर 15 लाख बूथ पर पहुंच जाएंगे और एक बूथ पर 10 लोगों को तैयार किया तो 1.5 करोड़, 100 लोगों को तैयार किया तो 15 करोड़, 200 को तैयार किया तो 30 करोड़, 300 को तैयार किया तो 45 करोड़। इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया को साथ में जोड़ दिया तो ये विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ऐसा करना होगा। और ऐसा करने से क्या हो सकता है? आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, 10 साल का समय। 10 साल में ये बड़ा बदलाव इस देश में, तुम लॉकडाउन लगाओ या कुछ भी करो, अब ये परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। ये काम हम हर हालत में करके रहेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत समय हो गया, 7:07 को मैंने शुरू किया था और 9:03 हो गया। शायद बहुत लंबा हो गया, हाँ? मगर इस लंबाई में कुछ तथ्य हमारे लोग को हाथ लगा होगा। केवल विस्तार नहीं है, इसमें कुछ मौलिक बातें लोगों को हमने बताने का प्रयास किया ताकि लोग केवल जय जयकार ना कर सके, और जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कुर्बान किया उसी काम को करने के लिए लोग तैयार रहे। इसके लिए ये ज़्यादा समय लिया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर मेश्राम साहब जी। बहुत काफ़ी समय से इतना बहुत सुचारू रूप से महात्मा ज्योतिराव फुले से तक बाबा साहब के एंड तक और लास्ट में काशीराम का नारा लगाकर हमने पूरे सुचारू रूप से हमको समझाया, ज्ञान बिठाया। सही में बाबा साहब की जन्म जयंती है, इस ऊपर मनाया। और इसलिए मैं यहाँ कच्छ से धनजी भाई निजार को यह कहूँगा कि वो आभार विधि करेंगे। धनजी भाई निजार। धन्यवाद। आज 14 अप्रैल को बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती मनाई गई, जो वर्चुअल रखी गई। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने सहयोग किया वर्चुअल का आयोजन करने में, और इस कार्यक्रम में मोबाइल द्वारा जो मैसेज जनता को दिया बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर, इसमें थे उद्घाटक सैयद कासिम साहब अबामिया सिनुग्रावाला, उनका धन्यवाद। अतिथि विशेष थे माननीय मीनाक्षी बेन मेघाणी, अमर शहीद एडवोकेट देवजीभाई महेश्वरी के धर्मपत्नी, जिनका आभार। वैरसी मातंग झरुवाला महामंत्री, अखिल भारतीय मातंग पूजक महासंघ और महेश्वरी संघ के धर्मगुरु, उनका भी आभार। मौलाना गौरेपुत्रा, नूर मोहम्मद इस्माइल वीडी अंजार, इनका आभार। निशा वामन मेश्राम, संयोजिका राष्ट्रीय संयोजिका बहुजन क्रांति मोर्चा, उनका भी यहाँ से आभार। मान्य ओबीसी अग्रणी मंगलभाई रबारी, इनका भी मंच धन्यवाद करता है। माननीय एडवोकेट केशव भाई मच्छोया, अध्यक्ष कच्छ जिला ILPA, उनका भी यहाँ से बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आभार माना जाता है। मान्य लालजी भाई भुचिया, प्रभारी राष्ट्रीय अत्याचार निवारण संघ कच्छ जिला, जिनका धन्यवाद। मान्य चापसी भाई बलिया, प्रमुख मारू समाज अबड़ासा, उनका भी आभार। मान्य जुमा भाई जखरानी कोली, अग्रणी लखपत कोली समाज, जिनका धन्यवाद। माननीय मोहम्मद भाई लाखा, प्रमुख राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कच्छ जिला, उनका भी यहाँ से आभार माना जाता है। माननीय अनिल भाई जाधव, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कच्छ जिला, उनका भी हम लोग यहाँ से आभार मानते हैं।
विशेष वक्ता के तौर पर जो पधारे माननीय विलास खरात, राष्ट्रीय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, जिनका विशेष वक्ता होने से विशेष आभार। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय वामन मेश्राम जी, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, जिनकी अध्यक्षता में ये वर्चुअल मीटिंग की गई, उनका धन्यवाद, आभार। और इस आयोजन का सारे जन्म जयंती का आयोजन करने में जिन्होंने सहयोग किया, माननीय रमेश भाई कन्नर, वेलजी रोसिया, मनजी भाई महेश्वरी, राजेश जयपार मांडवी, कांजी भाई जयपार मांडवी, हिरजी भाई सीजू भुज से, लालजी भाई लखपत से, हरिलाल कुंवट नरेड़ी वाला, उनका इन सब का आभार। और रापड़ से बचाऊ सामुखियाड़ी, अशोक राठौड़, केशव मछोइया, भांजी भाई डुगड़िया, अनिल यादव, इन सब का यहाँ से हम आभार मानते हैं। और यहाँ पर लाइव करने वाले, इनके अलावा भुज से शिवजी भाई सीजू, दारसी भाई कन्नर, बाबू भाई जिन्होंने मंडप लगाया, सोनी मंडप वाले, और लाइव करने वाले विजय कन्नर, मनोज सीजू, इन सब का हृदय पूर्वक हम लोग आभार मानते हैं। एज गांधीधाम BKM बहुजन क्रांति मोर्चा तहसील अध्यक्ष के तौर पर, संयोजक के तौर पर मैं इन सब लोगों का हृदय पूर्वक आभार मानता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। इस कार्यक्रम को यहाँ से समाप्त घोषित किया जाता है। जय भीम।